नमस्कार दोस्तों, आपको मैं 5 बजे मिलने का वादा किया था और आज मैं आपको हर डॉक्यूमेंट, सर्कुलर्स, जीआरस के साथ बता दूंगा कि ईओडब्ल्यू के साथ अगर डील करना है तो किस तरह से करना है, ये आपको मैं पूरी तरह से बता दूंगा। मेरा मकसद ईओडब्ल्यू को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो ईओडब्ल्यू का इज्जत हम करते थे उसी इज्जत वापस लाना है, ताकि इस देश की जो लूटने वाले लोग हैं उनको डर लगे और हमारा पैसा कोई चोरी नहीं करे। ईओडब्ल्यू के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको मेरा दिल से सलाम। फिर से दोहराता हूँ कि किसी भी इंसान को हर्ट, इंसल्ट करना या कोई डिपार्टमेंट को नीचा दिखाना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि पुलिस जिस दिन मजबूत होती है उस दिन इस देश मजबूत होता है, और पुलिस अगर करप्ट होती है या काम करने में हिचकिचाती है या ये फेलियर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में काफ़ी अटक जाते हैं तो ये देश बर्बादी की तरफ जाता है। तो देश को बचाने के लिए मुझे ईओडब्ल्यू के जो गलत कारनामे हैं या उनका गलत स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसको सभी के सामने लाके लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको इस तरह से अगर ईओडब्ल्यू काम करती है तो आपको डट के उससे मुकाबला करना है, और कैसे मुकाबला करना है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको मेरी एक केस है जहां मैंने कंप्लेंट किया था 3 लाख करोड़ का फ्रॉड बाय म्हाडा ऑफिसर्स। इस कंप्लेंट में कम से कम 30 से 40 आईएएस ऑफिसर्स को जेल में जाना है या उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। मगर ये मेरे ख्याल से ईओडब्ल्यू इस प्रेशर में आ गए कि वो आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ कैसे एक्शन लेवे, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ अगर मुंबई को मिल जाए तो सोचो मुंबई के स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या पोजीशन होती है। और हम यानी हम सिटीजन्स और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कितनी बुरी तरह से गिर चुकी है। और यही पुलिस ऑफिसर्स है जो 11/11/2014 का जीआर के हिसाब से कसम खाते हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम देश के संविधान के लिए काम करेंगे, और पूरी तरह से पूरे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये बड़े दिल को बहुत चुभता है, और अब मैं सोचा है कि ये चुभना बंद करना है। अब हमें ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स को जागरूक करना है। तो आइए सर, हम चलते हैं। मैं अभी जो आपको मैं कंप्लेंट दिखाता हूं मेरी, ये है मेरी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 64 है, और इसका ये है 3580 मिसलेनियस ऑफ 25, 3580 मिसलेनियस 25 कोर्ट नंबर 64 में पेंडिंग है। हमारा कंप्लेंट है 175(3) BNSS फॉर ऑफेंस ऑफ 199, यानी 199 ने पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो सीआरपीसी 166A लगता है और बीएनएस का 199 लगता है। मैं इन डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई फंसावे नहीं। अब मेरी ये है कि म्हाडा में एक सेक्शन है म्हाडा एक्ट में, 103(I)(3) म्हाडा एक्ट, इसमें सरप्लस एरिया को कैसा वसूल करना है ये बताया जाता है। ये है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सरप्लस एरिया ये होता है कि म्हाडा जब रीडेवलपमेंट की परमिशन देती है तो उस प्लॉट को 3 FSI, 4 FSI ऐसा कुछ हिसाब रहता है। उस हिसाब में ऐसा होता है कि जो रिहैब ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको अपने हिसाब से 300, 350 जो भी 400 है वो देने के बाद उसके 50% जो है
वो प्रॉफिट के लिए उनको दिया जाता है, और उसके ऊपर का जो है वो माड़ा को सरप्लस एरिया टेनेमेंट्स करके वो वापस कर दे। आपको समझ में आया कि 33(7) या कोई भी माड़ा का जो स्कीम है, ये मैं तब की बात कर रहा हूं। अब ये कम होने के लिए माड़ा ने हमसे गद्दारी की है। अब ये सरप्लस एरिया कम करने के लिए हमसे गद्दारी की है, और ये सरप्लस एरिया कम होने के लिए इन्होंने उनका इंसेंटिव्स बढ़ा दिया, जिसको हम बाद में चैलेंज करेंगे। तो ये ऐसा था कि प्लॉट एरिया समझो 1000 फुट का है, आप लिख के ले लो, समझ में आएगा आपको। 1000 फुट का प्लॉट एरिया है, उसमें 200 फुट की बांधकाम की है। हाँ? अब उसको 5000 फुट बांधने का मिलता है, तो 5000 फुट जो उसको मिलता है बांधने के लिए, उसमें से 200 फुट उसको डिडक्ट करना है, यानी कि 4800, यानी कि 90% के ऊपर होता है। आप समझे मेरी बात? तो सरप्लस एरिया जो होता है उसको 45% या 40 to 45% उसको माड़ा को देना है। वापस से कहता हूं कि 100 फुट का जगह है, 1000 फुट की जगह है, 200 फुट का उसमें बांधकाम है जिसको रीडेवलपमेंट करना है। तो सरप्लस एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो पोटेंशियल एफएसआई यानी कि 5000 फुट का उसको परमिशन मिला है, तो उसमें से 200 का फुट माइनस करेगा तो 4900 कुछ होता है, 4800 होता है, यानी 96% का उसको बेनिफिट सरप्लस एरिया होता है, तो उसको 40% देना है। ये जो हमारे म्हाडा के आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और इन्होंने क्या किया है कि सरप्लस एरिया का कैलकुलेशन को पूरा बदली कर दिया है। और उन्होंने क्या किया कि रिहैब एरिया जो दिया जाता है, यानी 200 फुट कम करने के बजाय उनको समझो 200 फुट के बदले 350 के फुट के हिसाब से टोटल एफएसआई जो है वो 600 फुट होता है या 400 फुट होता है। तो ओ माइनस किया, यानी 5000 फुट में से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है रिहैब के लिए वो माइनस किया गया, यानी 200 फुट के बजाय उनको समझो 2000 फुट दिया है, तो उनको 2000 फुट 5000 से माइनस किया तो 60% हो गया। तो 60% पे उनको कितना देना पड़ता है? 5% देना पड़ता है या 10% देना पड़ता है, और 90% में उनको 40% देना पड़ता है। तो 30% ऑफ द लॉस वो रॉन्गफुल गेन्स टू द डेवलपर और रॉन्गफुल लॉस टू द म्हाडा, यानी कि जो रिहैब एरिया पीएपी का जो फ्लैट्स मिलने वाला था वो 30% से कम किया। ये धोखा लगभग 3 लाख करोड़ का हमको नुकसान हो सकता है। अभी आपको मैं एक कानून दिखाता हूं, वो कहता है द कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट विथस्टैंडिंग, ये देखिए मैंने मार्क भी किया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ रिजर्व एंड अलॉट इन द न्यू बिल्डिंग। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने कानून बनाया उसको कोई भी कायदा बदली नहीं कर सकता है, यानी इसके हिसाब से ही उनको सरप्लस एरिया टेनेमेंट्स लेना है, जो कि समझो 40% है, वो इन्होंने गलत वर्किंग करके सिर्फ 5% लिया है। तो इसके लिए हमने एओडब्ल्यू के पास कंप्लेंट किया कि लाखों करोड़ का प्रॉब्लम है। हमारे जॉइंट सीपी अच्छे थे, मेरे से अच्छी बातें की, 3-2.5 साल मेरे से मीठा मीठा बात करके निकाले, और मैं उसको उनको एक मुंबई के सबसे ईमानदार ऑफिसर करके कहा जाता था। तो हमने विश्वास रखा कि भाई ईमानदार है तो हमारा आज का बात कल हो जाएगा। मगर ये सभी लोगों ने झूठे दस्तावेज किए, ये सभी लोगों ने झूठे दस्तावेज करके जो 7 दिन में एफआईआर होना चाहिए था उसको 2.5 साल तक नहीं किया, और हमसे धोखाधड़ी की। और मैंने मेरा इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है 21/7/2023 को, जिसमें हमने ये सब लिखा है। ये हमने उनको चार्ट भी दिया है। ये चार्ट में देखिए इधर क्या लिखा है, कायदेशीर गणना 24 मीटर, तो
तो इधर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। इस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया है। आगे हमने 5 एग्जाम्पल भी दिया है, हमने 5 एग्जाम्पल भी दिया। ये हमने 10/8/24 को बनाया, 10/8/24, और हमने 5 एग्जाम्पल दिया। माहिती उपलब्ध नहीं है, इसके हमने इंफॉर्मेशन भी दी है कि कौन से एरिया के मजगांव, इनका सब डिटेल्स दिया हुआ है। और ये जो माहिती उपलब्ध नहीं बताते हैं वही माइनस करने का रहता है, वो नहीं दिखा के इन्होंने पूरा बर्बाद किया। देखो, माहिती उपलब्ध नहीं, माहिती उपलब्ध नहीं, माहिती उपलब्ध नहीं, इस तरह से हजारों प्लॉट्स के इन्होंने एफएसआई को बर्बाद किया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये फ्रॉड क्या है। जो सरप्लस एरिया हमको समझो 500 फुट का मिलना है, तो इन्होंने मैनिपुलेशन करके कहीं कहीं तो देना ही नहीं है, या कहीं तो 50 फुट में इन्होंने मांडवली की है। इसीलिए हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट में इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए गए। अब उसके पहले हमने आरटीआई डाला कि हमारा क्या कंप्लीट है। मैं आरटीआई के भी आपको सब कुछ सेक्शंस दिखाऊंगा, और उसके ऊपर मैं आपको 15-15 सेकेंड में वहां रुकूंगा ताकि आप उसके स्क्रीनशॉट ले सके। अभी ये आरटीआई है 24/4/2025 का। माई कंप्लेंट 3 लाख करोड़ अगेंस्ट माड़ा ऑफिसर्स सिंस 27 मंथ्स। ये अभी ये मुझे 81J ये हिसाब से मुझे इन लोग, ये देखिए, ये एक मेरा इंक्वायरी का नंबर है 121-23, जो कि वो कर ही नहीं सकते। पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। और इंक्वायरी आप सेक्शन 2G और 2H ऑफ सीआरपीसी देखिए, वो लिख के लीजिए, 2G और 2H ऑफ सीआरपीसी। उसमें 2H में इन्वेस्टिगेशन क्या है दिखता है, जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में होता है, और 2G होता है इंक्वायरी, वो सिर्फ कोर्ट कर सकती है, पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। ये सब ध्यान से सुनिए ताकि आप कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाए तो आपको कैसे आर्ग्यू करने का ये पता चलेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी जजमेंट में उनको 7 दिन की मोहलत दी, और बाद में उसको थोड़ा बढ़ाया इमरजेंसी केस में, कि आप 7 दिन के अंदर इंक्वायरी करके एफआईआर रजिस्टर करो। अभी ये इंक्वायरी क्या होती है कि आपने जो कंप्लेंट दिया हुआ है उसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस दिखता है कि नहीं, बस उतनी ही इंक्वायरी है। पुलिस को आपने दिया हुआ सच है क्या झूठ है ये देखने का अधिकार नहीं है। पुलिस को कोई भी आरोपी को, विटनेस को बुला के कंफर्मेशन करना अधिकार नहीं है। और जब कोई भी पुलिस जबरदस्ती की इंक्वायरी करते हैं एफआईआर के बगैर, तो उसके ऊपर 166A सीआरपीसी या आईपीसी और 199 बीएनएसएस के तहत आप एफआईआर, आप उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में पहले कंप्लेंट कीजिए, बाद में डीसीपी की कीजिए, और बाद में, वो तो पुलिस और डीसीपी करने वाले नहीं है, मगर मजिस्ट्रेट के पास जाओगे तो आपको जरूर उसका आदेश मिल जाएगा। 199 ऑफ बीएनएसएस में पुलिस ने अगर सही तरह से एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, जहां कंप्लेंट में कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, आप उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं अंडर बीएनएसएस 199। ये देखिए, ये पूरी तरह से इन्होंने उनको बचाने के लिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। 2H में तो कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड ओनली अंडर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। ये 2H का जो है, आप इसे अगर आपको डिनाई करते हैं इंफॉर्मेशन, तो आप उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, और जरूर कीजिए अंडर 166A ऑफ आईपीसी एंड 199 ऑफ बीएनएसएस, क्योंकि ये धोखाधड़ी ये देश को बर्बाद कर रही है। पुलिस जो है वो जो कमजोर आदमी है उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। अब उसके बाद भी हमने अपील फाइल किया 30/5 को। हमारे जो डीसीपी साहब है वो क्या लिखते हैं की दिलेली 21 संदर्भाची विधी न्याय विभागाला अभिप्राय
मिळण्याबाबत गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला असून तो प्रलंबित आहे. अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 और 173 ऑफ बीएनएसएस एंड 154 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस को हमारी कंप्लेंट फॉरवर्ड करने का कोई भी अधिकार नहीं है. अगर ये पुलिस हमारी कंप्लेंट किसी भी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है, अगर ये पुलिस किसी भी आरोपी को या विटनेस को बुला के इंक्वायरी करती है, तो यही काफी है आपको पुलिस पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए. उसके हर डॉक्यूमेंट जो है मेरे वेबसाइट पे कैसे एफआईआर करने का वो सब मैंने दिया है. मैं इस कंप्लेंट की जो एफआईआर है वो भी मैं वेबसाइट पे डालूंगा. मेरे आपने स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी मैंने मजिस्ट्रेट कंप्लेंट की, उसकी भी एफआईआर मैं डाला हूं. तो आपको एफआईआर कैसा करने का ये सब फॉर्मेट मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो आपके वकील को बहुत इजी आसान हो जाएगा कि वो ये करे. अभी देखिए ये जो है, इसलिए हमने डीसीपी को भी आरोपी इसलिए बनाया. मैं नाम इसलिए नहीं दिखाता हूं क्योंकि मुझे कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है. अब ये देखिए 24 को पुलिस जो है ये हमको पूछती है, ये मुझे लिखती है की बाबा रे आपकी तक्रारीच्या अनुषंगाने पुढील माहितीची आवश्यक आपल्या दिलेल्या तक्रारीप्रमाणे ह्या प्रोजेक्टमध्ये अतिरिक्त क्षेत्रफळ चुकीची गणना केल्यामुळे शासनाचे नुकसान झाले असल्याचे आपणास दिसून येत आहे. ह्या प्रोजेक्ट संबंधित म्हाडाने दिलेली नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रत, अतिरिक्त क्षेत्रफळ, गणना करण्यात आलेले तक्ता व त्याचे प्रोजेक्टची जुन्या इमारतीचे एफआईआर साठी चौकशी अनुसंगाने आवश्यक आहे. अभी ऐसे जो लेटर्स लिखते हैं ये झूठा लेटर है, गलत लेटर है. आप ये लेटर के खिलाफ इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि पुलिस आपको ये नहीं पूछ सकती है कि हमको आप एविडेंस दे दो. एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो होता है वो पुलिस का होता है. आपका काम होता है कि कंप्लेंट यानी इंफॉर्मेशन देना. यू आर नोन एज एन इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट का काम ये होता है कि पुलिस को बताना कि यहां ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं और वहां जाके एविडेंस कलेक्ट करना ये पुलिस का काम है. मगर पुलिस अपना काम चोरी करके या आपको सताने के लिए या वो एफआईआर को ढीला करने के लिए या वो कंप्लेनेंट को वो जो आरोपी है उनको बताने के लिए कि आपके ऊपर एफआईआर होने वाला है, आपको एविडेंस सत्यानाश करो, या आप जो ये कंप्लेनेंट है उस कंप्लेनेंट के ऊपर आप दबाव डालो या उसको कुछ भी इन्फ्लुएंस करो, इसका पूरी तरह से उनको फैसिलिटेशन करता है और उनको मौका देता है कि ये सब एविडेंस को नष्ट करे. इसीलिए ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है. अब हमको ये लिख के देते हैं, इतना कंप्लेंट देने के बाद हमको 2025 यानी 2.5 साल के बाद हमको ये लिख के देते हैं की चौकशीमध्ये आपल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या प्रकरणात 8A आणि कलम 103 प्रमाणे तरतूद उल्लंघन झालेले नसल्याचे दिसून येते. यानी कितना झूठा बोल रहा है. मैंने चार्ट दिया है स्टेटमेंट में और चार्ट में दिखता है वो कि गलत है, मगर फिर भी पुलिस बिंदास छाती ठोक के गलत काम करती है. अगर ऐसे पुलिस को आप अगर नहीं रोकोगे तो ये देश की बर्बादी तय है. और वो भी कौन करता है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो कि सबसे पावरफुल बॉडी है और पब्लिक को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है. तो इसीलिए हमने ईओडब्ल्यू पे किया. ये ईओडब्ल्यू की पहली बात नहीं है. ईओडब्ल्यू मैक्सिमम केसेस में चोरी, लबाड़ी, गलत डॉक्यूमेंट बनाना, आरोपी को बचाना और देश के खिलाफ काम कर रही है. अगर मैं बात गलत करता हूं तो मैं ज्वाइंट सीपी, डीसीपी या किसी भी ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आइए, हम फेसबुक लाइव पे आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप हमको प्रूव कीजिए कि मैं जो बात किया हूं गलत है. मैं आपका पैर छू के निकल जाऊंगा और माफी भी मांग लूंगा. सर, मैं भगवान से मांगता हूं कि आप मुझे गलत साबित करो ताकि मेरे आपके बारे में जो गलत वहम है वो निकल जाए. मगर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो मिलने से भी डरते हो. ज्वाइंट सीपी मुझे मिलने से डरता है,
डीसीपी मुझे मिलने से डरता है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो कैमरा में के सामने उनकी हालत खराब हो जाती है, मैं क्वेश्चंस करता हूं तो सवाल नहीं आता। बाद में मैंने क्या किया, ये सब मैं आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आप पूरी तरह से वाकिफ हो। बाद में मैंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ये ऑफिसरों के खिलाफ हमने कंप्लेंट फाइल की, तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट नहीं ली, इसलिए हमने डीसीपी के पास कंप्लेंट फाइल की। ये सब आपको करना है, इसलिए मैं सब दिखाता हूं। बाद में हमने डीसीपी 1 के पास कंप्लेंट की कि भाई इन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एप्लीकेशन अंडर 154(3) यानी कि 173(4). ये सब मैं डॉक्यूमेंट आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको आगे कंप्लेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। तो ये कंप्लेंट करने के बाद ना डीसीपी ने एक्शन लिया, तो फिर हमने मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट किया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ईओडब्ल्यू किस तरह से कोर्ट ने उनके ऊपर कमेंट्स पास किए हैं। ये देखिए, द ऑफिसर्स, ये मेरी खुद की केस है अभी की, ये मेरी खुद की केस है। सेशन कोर्ट सो एंड सो 1154 2019 स्टेट, ये देखो कमलाकर शिनॉय, ये मेरी कंप्लेंट पे है। ये मेरी केस में ही कोर्ट ने देखो क्या लिखा है इनके ऊपर। The officers of EOW have willfully failed to perform their duties by registering FIR against the officers of the Yes Bank who have granted loans to blah 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 blah। हमको कोई उनसे मतलब नहीं है। illegally constructed project, तो और यहाँ ऊपर भी ये भी the magistrate is apparently incorrect because the learned magistrate has also wrongly held that the action against has been taken। तो मैजिस्ट्रेट ने गलत ऑर्डर दिया और पुलिस ने गलत किया, इसीलिए ये ऑर्डर उनके पास किया। ये भी मेरी ही ऑर्डर है। ये देखिए, ये हाईकोर्ट की लिटिगेशन है, ये 40,000 करोड़ का फ्रॉड के बारे में कमलाकर शिनॉय, उसमें कोर्ट ने क्या लिखा है। मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूं कि ईओडब्ल्यू सिर्फ मेरे पास दगाबाजी नहीं की, ये मोस्टली सभी कंप्लेंट में ऐसी दगाबाजी करती है। और अगर गलत है तो सर मुझे बुलाइए, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत ही तैयार हूं। द टू हाई रैंक ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वेर ऑफ ओपिनियन दैट द कंप्लेंट ऑफ द पेटिशनर prima facie discloses cognizable offense committed by the officials of MHADA board. However, in spite of the fact the officers of EOW and officers of anti-corruption declined to entertain the complaint, either by disputing facts and figures disclosed in the petition or by saying that the initiating proceedings against the MHADA officials may amount to double jeopardy. It is nothing but, ये इंपॉर्टेंट है कोर्ट का, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, इट इज नथिंग बट shrinking of responsibility and acting in defiance of the provision of the penal laws। तो इसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने इनको बराबर मार दिया है। उसके बाद में दूसरे हाई कोर्ट ने देखिए, द एफिएंट मिस्टर निशानदार सबमिट्स इन पैराग्राफ सो एंड सो, नीचे आइए। फाइनली इन पैराग्राफ 12 निशानदार सबमिट्स दैट नाउ नोटिस आर बीइंग इश्यूड फॉर आइडेंटिफाइंग द कंपनीज। हाँ, ये सब होने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, द अकाउंट्स विच वर मेंशन्ड बाय इन द एफिडेविट नाउ कंटेन्स पॉल्ट्री अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 45,000। ये ऑब्जर्वेशन देखिए, वी फाइंड इट क्वाइट ग्लेयरिंग दैट द एफिडेविट रन्स इनटू 15 pages and makes reference to more than a dozen documents, and the affiant has not placed on record a single copy of any document, as if creating an impression that the affiant does not desire that this court should see those documents। आपने देखा, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ईओडब्ल्यू के बारे में। बाद में और एक हाई कोर्ट की आपकी जजमेंट दिखाता हूं। ये जजमेंट है हाई कोर्ट डिट पिटीशन मिस्टर शोएब रिची सिक्वेरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट।
इसका पेटिशन नंबर भी देखिए 4248 ऑफ 2024. We have no words to demonstrate the conduct of the investigating agencies, AOW as well as CBI. We may say we are disappointed. We feel that there will be no fair and impartial investigation into the alleged crimes either by AOW or by the Superintendent of Police, CBI, AOW, and hence a special team needs to be constituted by zonal director. तो आपको हमने दिखाया कि AOW ये कंटिन्यूअस खाली गलत इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ये मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के जजमेंट दिखाए. इतना ही नहीं, मेरी एक केस है, मेरी खुद की एक केस है जहां बड़े कम से कम 10-20 हजार करोड़ का फ्रॉड है, जो 46 नंबर में मैंने आर्ग्यू किया. जो अगरीपड़ा पुलिस स्टेशन ने गलत रिपोर्ट फाइल किया, आर्ग्यू करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ईएडब्ल्यू को दिया गया और ईएडब्ल्यू आज 2 साल से उसके ऊपर सो रही है. और मैंने जब आरटीआर दिया तो उसके इंफॉर्मेशन नहीं देती है, तो मैंने अभी सेकेंड अपील में डाला हूं. तो इस तरह से ईओडब्ल्यू हमसे गद्दारी, देश के साथ गद्दारी कर रही है. और ये कौन करते हैं? ये डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स करते हैं. झूठा, जब हम चलिए नीचे का वाला किया, ठीक है, आप जब आरटीआई डालते तो आप डीसीपी को बोल सकते हैं ना कि दे दो इनको. यही सबसे बड़ा गंदगी है. हमारे डीसीपी नीचे के ऑफिसर्स को सही तरह से काम करने नहीं देते हैं. और यही बात मैंने मैजिस्ट्रेट को भी बताई कि ये जो नीचे के ऑफिसर्स हैं, एसीपी और बिलो, वो काम करना चाहते हैं, मगर हमारे जो डीसीपी एंड अबव ऑफिसर्स हैं वो उनको काम करने नहीं देते हैं और ओरल ऑर्डर्स देते हैं. और इसीलिए नीचे के ऑफिसर्स फंसते हैं क्योंकि उनको चारा नहीं है. इस तरह से हमने आपको दिखाया कि ईओडब्ल्यू ये पूरी तरह से गलत काम करती है. और ये मैं जो है हमारे सीएम के पास ये जाने के लिए मैं मजबूर करूंगा. और हमारे जो बीजेपी के जो लीगल सेल है, मैं उनको भी दरखास्त करता हूं कि एंटी करप्शन सेल बंद करो. ये कोई काम नहीं करते हैं, उससे तो पुलिस स्टेशन करो. पुलिस स्टेशन नहीं करते हैं करके यहां, ये तो पुलिस स्टेशन से भी बेकार है. और इन लोगों से नहीं मिलते हैं. वहां बोर्ड लगाया हुआ है ईओडब्ल्यू का कि नो परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन. ये क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? यहां बोर्ड लगाना गलत है. और डीसीपी तो इतने अकड़ के बात करते हैं जैसा लगता है कि हम उनके नौकर हैं, जबकि वो हमारे नौकर है. ये सब बंद होना चाहिए. और मैं अभी आपको दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूं, जहां ये जजमेंट है, ये आप देख लीजिए. मैं आपको काफी टाइम रखता हूं ताकि आपको याद रखें. और उसकी ये क्या लिखता है. Held that when allegations pertains to the abuse of an official or position and corrupt practices by the public servant, such actions fall squarely in the category of cognizable offences that need to be inquired. A preliminary inquiry is not necessary before the registration of an FIR. Report of the preliminary inquiry is not a conclusive report and to be relied upon to outs the constitutional court power. तो आपको हमने सभी जजमेंट्स दिखाए कि ईओडब्ल्यू और पुलिस किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आपके खिलाफ काम करते हैं और देश का करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं. और इस तरह से क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? इज इट नॉट एंटी नेशनल? अगर नहीं है तो आप मेरे साथ आइए डिस्कस करने के लिए, हमको बताइए. मैं तो अनाड़ी आदमी हूं सर, मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं तो एलएलबी वगैरह किया नहीं, मगर जो भी कॉमन सेंस है, मैं जॉइंट सीपी के साथ बैठने के तैयार हूं, मैं डीसीपी के साथ बैठने के तैयार हूं, मगर वीडियो रिकॉर्डिंग पे बैठूंगा मैं पर्सनल. क्योंकि आप झूठ बोलते हैं या मैं से झूठ बोलता हूं, ये तो पब्लिक को पता चलना चाहिए, क्योंकि देश के लिए चाहिए. और आप भी इसके आगे पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस या कोई भी बीएमसी एसआरए म्हाडा के पास जाते हैं तो बिंदास वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए. आपको कोई नहीं रोक सकता है. मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपको हाईकोर्ट की जजमेंट मिलेगी, आपको पुलिस का सर्कुलर मिलेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग आप पब्लिक स्पेस में कहीं भी कर सकते हो. तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं भी कीजिए. और ये जो गंदे काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट है उनको आपको ताकीद करना है. मैं अभी दूसरे आपको दिखाता हूं कि मैंने आरटीआई डाला था, उसमें हमने फिर कंप्लेंट फाइल किया
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास देखिए इन लोग कैसे झूठ बोलते हैं। हमने ये पूछा है कि स्टेशन डायरी डिस्क्लोजिंग कंप्लेंट एंड प्रोग्रेस एज पर 17/2/12, मैं ये सर्कुलर आपको सबको दिखाऊंगा। सेक्शन एंड रिलेट टू डिसोबे द राइट्स ऑफ इम्प्लीमेंट, ये 13/1/25 का भी मैं जीआर दिखाऊंगा, 23/11/26 का भी मैं जीआर दिखाऊंगा। ये सभी जीआर का इन्होंने उल्लंघन किया है। और ये 17/6/2016 का भी मैं आपको जीआर दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं फाइनल अभी ऑर्डर आया नहीं इसमें। ये जो अभी हमारी हियरिंग हुई थी 20/7 को हमारी हियरिंग हुई थी, 15/7 को सॉरी, और 20/7 को ऑर्डर हो गया। उसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है। पुढील सुनावणीस तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी राजेश ओझा व प्रथम अपीली अधिकारी श्री संग्राम निशानदार यांनी अपीलार्थी माहिती अर्जात नमूद केलेले मुद्दे व अपीलार्थींनी आज रोजी सुनावणी दरम्यान जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने त्यांनी लेखी निवेदन प्रत्यक्षात उपस्थित राहावे। तसेच जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीली अधिकाऱ्यांनी आयोगास सादर केलेल्या लेखी निवेदनाची एक प्रत अपीलकर्त्यांना उपलब्ध करून द्यावी। प्रथम अपीली अधिकारी आज रोजी सुनावणी अनुपस्थित विषयी आयोगास खुलासा सादर करावा। विद्यमान माहिती अधिकारी किशोर परब यांचीही उपस्थिति पुढील कारणास सुनावणीस आवश्यक आहे। तो सर इन्होंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश का भी उल्लंघन किया है और नहीं आए। इसलिए हमने इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पूछा कि अगर आप आदेश देते हैं और वो नहीं आते तो आपका आदेश का मतलब क्या है। तो इसीलिए इन्होंने पर्सनली इनको बुलाया है। और आपको ये इसका मतलब 17 आप ये लिख लीजिए 7 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट और 19 सबसेक्शन 5 ऑफ आरटीआई एक्ट, ये जो दो सेक्शन है वो ये कहता है कि जब पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन डिनाई करता है तो उसको रीजन देना है। वो खाली बोल नहीं सकता है कि इसमें हमने डिनाई किया उसमें डिनाई किया, उसको कारण देना है। वो नहीं देता है तो उसके ऊपर भी आप एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, कानून का उल्लंघन किया है। उसी तरह से जब अपीलेट अथॉरिटी यानी कि एफएए यानी कि डीसीपी जब हियरिंग सुनाते हैं, मेरी कल हियरिंग है, मैंने उनको 4 खत लिखा है कि मुझे पीआईओ का 7 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 1 का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है और 19(5) का मेरे अपील के बारे में उन्होंने कैसा अपोजिशन करना है उसका राइटिंग में देना चाहिए। जैसे अभी इधर इन्होंने बताया वो नहीं दिया है, तो कल मैं अपील में मैं उनको लेटर लिखूंगा और मैं एक आध बार जाऊंगा भी नहीं, उनको ऑर्डर पास करने दो तो फिर मैं अपने आप मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा कि इन्होंने कैसे गलत ऑर्डर पास किया है। तो ये सब मैं हर चीज आपको इसलिए समझाता हूं कि देश को अगर बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिशर के साथ लड़ा जबकि उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा, उनको मौत के घाट उतारा दिया जाएगा, आज तो हम मरने वाले तो है ही नहीं, तो हम नहीं डरेंगे। और जो गद्दार पुलिस है उनको हम उनकी जगह दिखाएंगे और जो अच्छे पुलिस है उनको हम सर पे बिठाएंगे और उनको नमस्कार करेंगे। अब मैं आपको लेके जाता हूं कि जो पीआईओ और एफएए यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन 7 सबसेक्शन 8 के 1 की तरह नहीं देते हैं या 19(5) की तरह नहीं देते हैं, इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है वहां जगह पे बैठने के लिए, उसकी कोई भी लायकी वहां नहीं है। उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन में लिखना है कि मुझे पीआईओ का आरटीआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, मुझे पीआईओ का क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे ही फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने भी वो गलती की है, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की भी ग्रेजुएशन या जो भी वो सीखा है उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए और आरटीआई की सर्टिफिकेशन चाहिए। वो ना नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि मैं आपको जबलपुर हाई कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूं। ये है आप मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालिए ताकि आप पूरी तरह से ये जजमेंट को निकाल सकते हैं या आपके वकील को बोल सकते हैं कि ये जजमेंट निकालो।
in the court of the Madhya Pradesh at Jabalpur High Court, writ petition 3977122024। उसमें कोर्ट ने क्या लिखा है देखिए, पैरा नंबर 6 में लिखा है, public interest is involved in a point that and only eligible candidates should be appointed and a citizen has right to verify whether the appointed candidate is eligible or not। हमारे यहाँ जो ACP, जो DCP या BMC में जो इंजीनियर्स है, ये एलिजिबल है क्या नहीं, ये जानना ये हमारा हक है। इसीलिए आप वो उनको अगर ये बेसिक 7 सबसेक्शन 1 8 और 19(5) नहीं समझता है तो इसका मतलब वो लायक ही नहीं है, उसको आरटीआई की ट्रेनिंग नहीं है, ये आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद में पैरा नंबर 8 देखिए, द CIPI इज ड्यूटी बाउंड टू एग्जामिन द डिस्क्लोजर इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व एंड देन सच इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिस्क्लोज बाय कम्युनिकेटिंग द सेम। अनिल, इन दिस केस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस of Mr. Anil Kumar, who was selected and appointed as a branch postmaster, cannot be considered third party information. Hence, he need not have invoked section 11(1) and the CPR did not get the purport of section 11 to simply cite and the provision। यानी कि आपने अगर ये ACP या DCP या इंजीनियर्स का क्वालिफिकेशन मांगा, क्यों इन्होंने आरटीआई का बेसिक जो 25 सेक्शन है वो भी वो नहीं जानते, इसका मतलब वो वहां बैठने के लायक नहीं है। इसलिए आपका ये अधिकार है कि उसके क्वालिफिकेशंस लाना, और नहीं लाते हैं तो आप उनके ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट में FIR रजिस्टर कीजिए। जैसे बाद में आपको तो मैंने वो पांडे का दिखाया कि जो गलत काम करता है उसके ऊपर FIR रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आप 17 जून 2016 का एक GR है, उसको भी देखिए। उसमें उनको रजिस्टर मेंटेन करना है तो आप अपने कंप्लेंट में पूछिए कि 17/6/2016 का रजिस्टर मेंटेन किया है क्या। बाद में ये 13/1/2025 का है, जहां इन्होंने बोर्ड लगाना चाहिए कि वो कितने बजे मिलते हैं। ये उन्होंने बोर्ड लगाना चाहिए। सर्व अधिकाऱ्यांना कार्यात येणाऱ्या अभ्यंगता भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवावी व तसेच फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावे। तो ये सब मैंने आपको GR इसलिए बताया है कि आपके यहाँ अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या BMC हो या SRA हो या माड़ा हो, उस जगह पे 3 से 5 उन्होंने बोर्ड लगाना ही मांगता है एज पर 13/125 GR। ये GR का मैं आपको फोटो दिखाता हूं ताकि आप उसके GR ले सकते हो। ये देखिए, ये GR है, इसका फोटो लीजिए और इसका भी फोटो लीजिए। कार्यालयातील सुविधा, ये तालुका जिला विभाग। तो आपको हमने सब चीज का ये दिखाया, GR दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं 2 और 3 आइटम दिखाता हूं कि ये है 17/2/2012 17/2/2012 का DCP का DGP का डायरेक्शन है कि FIR रजिस्टर होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि FIR रजिस्टर होना ही चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये DGP का सर्कुलर, इसका मैं थोड़ा आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। इसके हिसाब से पुलिस कंप्लेनेंट को उसके पूरे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स देना ही चाहिए। और ये हमारे पुलिस हमको गलत बोलते हैं कि इंक्वायरी चालू है, ये चालू है, तो ये इंक्वायरी हो, ये देखिए, the progress status of inquiry investigation would be easily provided to the complainant। और हमारे पुलिस हमसे दादागिरी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में फर्क है। इंक्वायरी FIR के पहले होता है, यानी मराठी में उसको बोलते हैं चौकशी, और मराठी में इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं तपास। RTI में चौकशी का इंफॉर्मेशन छुपाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है।
आरटीआई में इन्वेस्टिगेशन अगर वो इम्पीड होता है तो वो भी उसको रीजन देना पड़ेगा कि कैसा इम्पीड होता है। और कंप्लेनेंट को तो बिल्कुल ही नहीं, कंप्लेनेंट को तो सब इंफॉर्मेशन उसको देना है। तो लोगों, मैंने आपको आज अच्छी तरह से ये समझाया, लगभग 40 मिनट मैं आपसे बात किया हूं कि किस तरह से पुलिस या बीएमसी या म्हाडा या एसआरए कौन से सेक्शंस पे आपको बात करना है, कौन सी जीआर से आपको बात करना है। आप अगर नहीं लड़ोगे तो इस देश खड्डे में जाने वाला है। आपको लड़ना ही पड़ेगा। अरे 100 बार मरने से, रोज मरने से एक बार मरो, देश के लिए मरो। और जो मरने से नहीं डरता है उससे लोग डरते हैं। प्लीज इस देश को बचाओ। और मैंने जो अभी तक आपको जितना बताया है उसके डॉक्यूमेंट आप तैयार करो। और आपका एफआईआर ईओडब्ल्यू में अगर 1 महीने से ऊपर पड़ा है तो जरूर ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो। आपका अगर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में पड़ा है तो जरूर उस पुलिस के खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई और डीसीपी के खिलाफ आप कंप्लेंट रजिस्टर करो। नहीं तो ये ऐसा ही चलेगा। चोर चोरी करते रहेंगे, हम रोते रहेंगे। रोना नहीं है। अच्छे लोगों को साथ दो, अच्छे पुलिस को साथ दो, उनको बचाओ, उनके साथ रहो, उनको बोलो हम आपके साथ है। और जो गद्दारी करते उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो। जय हिंद। सभी को इस मुंबई, इस महाराष्ट्र, इस देश को बचाने के लिए मैं दिल तह से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। जय हिंद।